जी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जी मेंस 5 अप्रैल 2024 सेशन 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लेट एफ सच दैट -1 टेंस टू आर विद द गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x² माइनस बॉक्स एक्स। हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। पहले हम देखें भाई कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो देखें यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है -1 2 2, यानी ये दिया हुआ है -1 <= x <= 2। अब हमें देखें पहले x² के लिए हम चेक करें तो x² लाई करेगा यहाँ पे हम 0 <= x² <= 4। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या क्या मिलेंगे बॉक्स के लिए। x² इंटीजर पॉइंट मिलेंगे 0 1 2 3 एंड 4। तो x हो जाएगा यहाँ पे 0 ±1 ±√2 ±√3 और ये हो जाएगा आपका +-2। लेकिन हमें इंटरवल चाहिए -1 से 2 में। तो ये जो आपके पास डाउटफुल पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन नोन एज डाउटफुल पॉइंट्स। ये आपके कहलाएंगे डाउटफुल पॉइंट्स। तो x इक्वल टू क्या क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे देखें, x इक्वल टू मिलेगा -1 0 1 √2 √3 और 2। यानी हमें डिस्कस करना है ये आपके पास जो 6 पॉइंट दिए हैं इनमें से हमको बताना है किस पॉइंट में ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस बॉक्स x² माइनस बॉक्स x ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब यदि हम देखें फंक्शन को कि f(x) इक्वल टू x² प्लस बॉक्स x² प्लस x माइनस बॉक्स x, तो ये जो x माइनस बॉक्स x है ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। इसको हम और सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू 2x² प्लस बॉक्स x² और प्लस हो गया ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। अब हमें इस फंक्शन को बताना है कि कहाँ पे ये इस पॉइंट में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखें यहाँ पे हम यदि फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हमें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा बनता है कि यहाँ पे ये जो है ये हमेशा अपने जो इंटीजर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सभी जगह क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ ग्राफ बनता है इसका। ये हो जाएगा देखें ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तो ये पॉइंट होगा। ये ग्राफ कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप याद रखें यहाँ पे कि यदि हम i पॉजिटिव की बात करें, इंटीजर पॉजिटिव राइट हैंड साइड इंटीजर वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा कितना होगा 0 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। और यदि हम नेगेटिव की बात करें यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी इंटीजर पॉइंट के लिए यदि हम देखें उसका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी =1। और यदि वो प्योर इंटीजर है तो आपको मालूम है उसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो कोई भी इंटीजर पॉइंट के लिए हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड के लिए वैल्यू 1 और इंटीजर वैल्यू के लिए ये =0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे अब यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट्स के लिए पहले हम चेक करते हैं -1 0 1 √2 √3 और 2 आपके पास पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं हम नाउ एट x इक्वल टू √2 और √3 के लिए हम चेक करते हैं। पहले फंक्शन क्या दिया, फंक्शन तो वही है कि f(x) इक्वल टू 2x² प्लस बॉक्स x² और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ देखें भाई ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो √2 और √3 के लिए ऑलवेज ये 2x² जो होगा ये हमेशा क्या होगा ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और बॉक्स ऑफ x² भी हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये जो आपका x² होगा ये यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा भाई बॉक्स ऑफ x²।
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज √2 √3 देखें, √2 √3 यहाँ पे देखें हमेशा ये क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन प्लस डिसकंटिन्यूस फंक्शन चेक करें, तो कंटिन्यूस और कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस होता है प्लस डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस हमेशा क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट x = √2 और √3 fx इज डिसकंटिन्यूस, इसमें क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी जो x = √2 और √3 दो पॉइंट आपको मिल गए जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब हम चेक करते हैं x = 1 पे, और फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है fx = 2x² प्लस बॉक्स ऑफ x² प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 का लेफ्ट राइट निकालते हैं। तो f(1) के लिए पहले इंटीजर पॉइंट के लिए 1 के लिए हम चेक करें, तो 1 के लिए चेक करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगी। बॉक्स ऑफ x² के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये = 1 हो जाएगा। और इंटीजर के लिए तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है, यानी इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 + 1 ये हो गया 3। अब हम 1 का राइट हैंड लिमिट चेक करें, 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव में हम चाहे पुट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप एटेंडम कोई वैल्यू पुट करें तो आप लिख सकते हैं x = 1.0001। तो इस पॉइंट के लिए हम चेक करें यहाँ पे, तो ये 2x² दिया है तो वैल्यू तो 2 ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बॉक्स ऑफ x² की वैल्यू भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास, 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। और प्लस देखें यहाँ पे 1 पॉजिटिव के लिए, तो 1 पॉजिटिव के लिए हमने बताया हुआ है कि हमेशा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, यानी 0 हो गया ये। तो ये इक्वल टू भी कितना आ गया, 2 + 1 3 आ गया। अब यहाँ पे हम देखें 1 नेगेटिव के लिए, तो 1 नेगेटिव के लिए यहाँ पे हम x = क्या पुट कर लें, x = हम चेक करते हैं टेंडम वैल्यू पुट करके 0.999 ले लेते हैं। तो 0.999 लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी, अब यहाँ पे 2x² में हम 99 करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगी। प्लस अब 0.999 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेस ही आएगा, मतलब ये बॉक्स ऑफ x² की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगी। और प्लस 1 के नेगेटिव के लिए अभी हमने डिस्कस किए हैं कि 1 के नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, यानी ये भी 1 हो जाएगा। तो देखें ये भी 3 आ रहा है, यानी 1 का लेफ्ट 1 का राइट और वेल डिफाइंड तीनों के लिए ये वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस fx इज कंटिन्यूस एट x = 1। तो 1 के लिए क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम चेक करते हैं एट x = -1 के लिए। तो fx क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस बॉक्स x² प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहले हम f(-1) का लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, -1 = तो ये वैल्यू x² तो ये 2 ही होगा, ये 2 हो जाएगा। प्लस -1 का नेगेटिव के लिए बॉक्स ऑफ x² की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए -1 का नेगेटिव बताया है वैल्यू कितना होगा, 1। तो ये तो डायरेक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हम चाहे तो ये x के लिए यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 नेगेटिव के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो ये हम पुट कर सकते हैं x = -1.001 लेके हम चेक कर सकते हैं। फिर देखें यहाँ पे f(-1) का राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव, ये तो 2 ही होगा। अब ये -1 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x = क्या ले लें, बेटर चेक करने के लिए x = लेते हैं -0.999। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो बॉक्स की वैल्यू होगी बॉक्स ऑफ x², ये 1 से लेस होगी, यानी इसका बॉक्स 0 हो जाएगा। और 1 पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। और प्योर इंटीजर -1 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 = 4। यानी इसका लेफ्ट और राइट लिमिट तो सेम आ रहा है, लेकिन सॉरी -1 ये 4 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, मतलब ये भी आपके पास
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वेल डिफाइंड तीनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ये भी आपके पास डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -1। तो ये भी तीसरा पॉइंट मिल गया। पहले 2 पॉइंट कौन कौन से मिल चुके हैं आपके पास, ये मिल चुके हैं -√2 और √3, और ये थर्ड पॉइंट मिल गया x इक्वल टू -1। अब एक पॉइंट और चेक करते हैं भाई, आपके पास अभी 0 बचा है और बचा हुआ है 2। तो फंक्शन 2x² प्लस box(x² प्लस box(x) में 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ 0 के लिए तो वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ 0 पॉजिटिवली हम चेक करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 होगा और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएंगे। और f ऑफ 0 नेगेटिव के लिए चेक करेंगे तो ये दोनों 0 0 होगा, लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आपके पास हमेशा 1 होता है, यानी ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब कि एफ एक्स यहाँ पे इज डिसकंटिन्यूस, या इस पॉइंट में भी क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये चौथा पॉइंट मिल गया आपके पास। अब एक पॉइंट और बचा, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपके पास, तो 2 के लिए चेक कर रहे हैं, फंक्शन वही दिया हुआ है। पहले हम इंटीजर पॉइंट 2 के लिए निकालें, एफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2² 4 प्लस इंटू 2 यानी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और 2 के लिए तो कितना होता है, 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 12 हो गई। फिर एफ ऑफ 2 के लिए राइट हैंड साइड निकालें, राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव, तो ये तो सेम ही होगा, 8 हो जाएगा, ये यहाँ भी कोई दिक्कत होगी नहीं, 4, और ये आपको मालूम है ये भी 0 होता है, तो ये भी कितना आ गया, 12 आ गया। और एफ ऑफ 2 नेगेटिव, ये तो 8 ही होगा, और ये हो जाएगा, अब यहाँ देखें 2 माइनस का नेगेटिव 2 नेगेटिव के लिए, तो ये वैल्यू अब आपके पास 3 और 4 के बीच में होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस ये 1 इक्वल टू, यानी ये भी आपका 12 आ गया। तो यहाँ पे ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 2, राइट हैंड लिमिट फॉर 2 एंड वेल डिफाइंड फॉर 2 ऑल आर सेम, यानी हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 12, एक्स इक्वल 2 के लिए क्या हुआ, ये कंटिन्यूस हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे होंगे, तो डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू मिल रहा है आपके पास, मिल रहा था √2, √3, 0, और यहाँ पे देख रहे हैं आप √2, √3, 0, और कहाँ मिल रहा था, ये 1 में मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो -1, यानी ये 4 पॉइंट है जहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इसका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा डिसकंटिन्यूस के, ये पॉइंट कितना हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 4, तो फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द लाइन y इक्वल टू x, यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म करना है एक कर्व का, एक सर्कल का, जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, जिसके सेंटर y इक्वल टू x में लाई कर रहे हैं। यानी आप पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले हम बना लें, तो दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, यानी जो सर्कल होगा ये इस टाइप का होगा, ये सर्कल से ये और सेंटर से पास हो रहा है, यानी ये आपके पास हो जाएगा 0 0, और इसका जो सेंटर है ये y इक्वल एक्स में लाई कर रहा है, यानी ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट सेंटर के पॉइंट होंगे दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो ये सेंटर आपके पास मिल जाएगा, इसको हम मान लेते हैं h और h। तो ये r मिल गया, तो r भी हम निकालें सर्कल के इक्वेशन में, सेंटर तो मिल गए, सेंटर कितना हो गया सर्कल का, ये सेंटर हो गया h और h, और यहाँ पे r निकालेंगे तो r हो जाएगा रूट ऑफ डिस्टेंस लगा लें, ये c से ये o का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा h² प्लस h², यानी यहाँ पे ये मिल गया आपके पास रूट ऑफ 2h², यानी हो गया √2h। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लें, सेंटर रेडियस फॉर्म हमें मालूम है, जिसके सेंटर और रेडियस दिए गए हैं, इक्वेशन हो जाएगा
एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √2h का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस, अभी जो k है k भी h दिया हुआ है तो बेटर है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे h ही लिख दें भाई, क्योंकि आपके पास दोनों सेंटर सेम कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yh प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर से 2h स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन मिल जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसका नाम यहाँ पे। अब हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट h दिया हुआ है। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा 2x प्लस 2y डैश माइनस 2h माइनस 2h y डैश इक्वल टू 0। यहाँ से हम h निकाल लें तो यहाँ से देखें, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कैंसिल कर दिया जाए यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस y डैश माइनस h y डैश इक्वल टू 0। तो x प्लस y डैश इक्वल टू h 1 प्लस y डैश, और यहाँ से आपके पास h कितना मिल गया, h इक्वल टू मिल गया ये x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश। तो यही प्रोसीजर होती है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है उसको हम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव अरेंज कर लें। अब ये h को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2h एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे h की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h की वैल्यू पुट करें एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई डैश और एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डैश प्लस 2x वाई प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश। अब देखें ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, क्योंकि आप पास जो ऑप्शंस हैं वो तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, देखो dx और dy के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो dx और dy के फॉर्म में अरेंज करें तो y डैश तो dy/dx होगा। तो यहाँ पे पहले हम एक्स वाई को अरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ले आए माइनस 2x स्क्वायर और माइनस ले आए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। बाकी वाई डैश वाई टर्म सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएँ। तो ये इक्वल टू यहाँ से अब 2x वाई डैश प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश, यहाँ से वाई डैश वाई टर्म को अरेंज ट्रांसफ़र कर दें लेफ्ट से राइट में, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इक्वल टू यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लें तो ये जाएगा 2xy प्लस
2y² माइनस x² माइनस y²। अब ये y डैश को हम बोल सकते हैं dy/dx, तो माइनस x² प्लस y² माइनस 2xy इक्वल टू ये इसको लिखें dy/dx, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं वो dy/dx के फॉर्म में दिए हैं। तो जाएगा 2xy प्लस ट्वाइस ऑफ y², तो 2y² माइनस y² करेंगे तो ये y² हो जाएगा, ये y² माइनस x²। इसको रीअरेंज कर दें, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2xy इंटू dx इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा x² माइनस y² माइनस 2xy इंटू dy, और ये फॉर्म आ गया। देखें अब यदि हम इसको मैच करें तो देखें कौन सा फॉर्म आ रहा है। ये x² माइनस y² प्लस 2xy, यानी ये आपके पास आ रहा है सी में आ रहा है, थर्ड में, यानी सेकंड का आंसर भी क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट S1 इक्वल टू Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 5। S2 एक सेट दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i गेट इक्वल 0, और S3 दिया हुआ है Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ Z गेट इक्वल टू 1। तो ये तीनों कर्व का जो शेडेड पोर्शन होगा वो हमें निकालना है। तो देखें पहले Z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि Z इक्वल x प्लस आई वाई कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिया, तो मॉड ऑफ Z हो जाएगा रूट ऑफ x² प्लस y²। तो जो आपके पास S1 है ये दिया है मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये मिल जाएगा रूट ऑफ x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² लेस देन इक्वल 25, यानी ये आपके पास एक मिल गया S1। तो ये आप देखें कि एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर 0 0 और रेडियस 5 है, और लेस देन इक्वल दिया मतलब इसका टोटल इंटीरियर पोर्शन ये शो कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखें S2 क्या दिया हुआ है। S2 दिया है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i। तो ये हम इसको सॉल्व करने के लिए Z को लिखते हैं x प्लस आई वाई, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई अपॉन 1 माइनस √3i, और यहाँ लिखते हैं प्लस 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i। तो देखें ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए इसका हम कर देते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटू 1 प्लस √3i अपॉन 1 प्लस √3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये वे है सॉल्व करने का, क्योंकि हमको इसको a प्लस आयोटा b के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये बन जाएगा x प्लस √3 xi प्लस आई वाई माइनस √3y अपॉन, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब हो जाएगा 1 प्लस i² माइनस 1 होगा, तो ये √3 का स्क्वायर मतलब ये √3, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 3, और ये बन जाएगा प्लस 1, और ये दिया हुआ है गेट इक्वल टू 0। तो इसको पहले और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ये इमेजनरी पार्ट ऑफ, रियल को एक साथ कर दें यहाँ पे, तो ये x और ये रूट माइनस √3y रियल है, तो x माइनस √3y प्लस i √3x प्लस y अपॉन 2 नहीं, ये हो जाएगा 4, और ये प्लस 1 गेट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये तो पूरा रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, मतलब यहाँ इमेजनरी पार्ट बोलता है, मतलब जो i का कोफिशिएंट है ये इमेजनरी पार्ट है। तो क्या बन जाएगा, ये इमेजनरी पार्ट गेट इक्वल 0 है, तो ये जाएगा √3 x प्लस वाई अपॉन 4,
ये गेटा इक्वल 0 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई गेटा इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास एक कर्व मिला ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये गेटा इक्वल 0 बता रहा है, मतलब ये आपका S2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या बना, ये 2 बना। अब S3 देख लें। S3 दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ Z ये गेटा इक्वल 0 होगा, यानी Z क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z मतलब हो गया x प्लस आई वाई। गेटा इक्वल 0 रियल पार्ट ऑफ x होता है, यानी ये हो जाएगा s गेटा इक्वल 0। तो ये हो गया आपका S3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। अब तीनों कर्व को यदि हम एक साथ लिखें तो देखें यहाँ पे क्या क्या मिला आपको। तो इन तीनों कर्व को यदि हम कंबाइन करें S1 S2 S3 को तो x² + y² = 25, मतलब एक सर्किल दिया हुआ है। ये हो गया एक सर्किल जिसके सेंटर जो हैं, ये सेंटर हो गए ओरिजिन, यानी ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा और इसका शेडेड का इंटीरियर पोर्शन आ गया। दूसरा बोल रहा है s गेटा इक्वल 0, तो x गेटा इक्वल 0 का मतलब ये हो गया कि आपका ये वाला पोर्शन कवर करेगा। ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपको कवर करेगा। ये s गेटा इक्वल 0 जो x का पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट को नेगेट करना है। दूसरा देखें हम S2 देखें √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी ये y को हम x प्लस सी फॉर्म में यदि हम देखें यहाँ पे तो इसका जो स्लोप है m इक्वल टू ये मिल रहा है -√3, यानी यहाँ पे यदि हम देखें इसको tan थीटा में कन्वर्ट करें, tan थीटा, तो थीटा मिल जाएगा आपको 300 डिग्री मिल जाएगा। यानी आपके पास ये जो स्लोप होगा इसका वो ये उस टाइप का ये नेगेटिव स्लोप बनाएगा। ये लाइन बन जाएगी √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखें ये लेकिन बोल रहा है √3x प्लस वाई गेटा इक्वल 0, तो √3x प्लस वाई इस गेटा इक्वल 0, मतलब यदि हम इसको 0 0 सेटिस्फाई कराएं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 आ रहा है। ये 2 आ रहा है मतलब इसका जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन, वो ये पोर्शन जाएगा, ये पोर्शन आएगा। तो टोटल जो पोर्शन आपके पास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे s गेटा इक्वल 0 बोल रहा है तो पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा जाएगा, ये पूरा पोर्शन कवर करेगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कवर करेगा यहाँ पे, और ये पोर्शन कवर करेगा। तो अब उसके लिए हम देखें कि ये जो आपके पास ये लाइन जो है ये पूरा एंगल कितना बना रहा है ये, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हमें ये जो पोर्शन दिख रहा है इसका निकालना है आपको एरिया। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये, तो यानी सोच सकते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 और इंटू पाई r²। तो यहाँ देखें ये तो आपके पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो r इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, और थीटा इक्वल मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका 60/360, 60/360 मिल गया। एक मिनट, हमें कुछ गड़बड़ कर गए इसमें भाई। हम यहाँ देखें थीटा यहाँ पे -√3 है, तो ये एंगल लगता है कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि √3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये -√3 मतलब ये 180, यानी ये एंगल हो जाएगा आपका ये सही दिया भाई। थीटा इक्वल कितना होगा, 300 होगा, तो 300 पूरा पॉजिटिव होगा, तो हम नेगेटिव एंगल ले लिए हैं 60, और यहाँ देखें ये जो 60 लिखे हैं और ये कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। तो टोटल जो आपके पास ये टोटल एंगल होगा ये होगा +90, यानी ये टोटल मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 150, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ये हो जाएगी 150 हो जाएगी, इंटू पाई, और ये दिया है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 5 और ये 12, यानी ये मिल जाएगा 5 × 25 π/12, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 125/12। तो इसका आंसर क्या आएगा,
125/12 मतलब थर्ड का आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन 4, द एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x mod x एंड y इक्वल टू x माइनस mod x इज। तो y इक्वल टू x mod x को पहले हम सॉल्व कर लें। तो y इक्वल टू x mod x मतलब दिया हमें x ग्रेटर को 0 कर दें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि mod x पॉजिटिव हो जाएगा और x लेस देन 0 करेंगे तो ये हो जाएगा mod x नेगेटिव मतलब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस mod x। यहाँ भी देख लें तो mod x की वैल्यू यहाँ भी हम इंटरवल में ब्रेक कर दें इसको तो ये हो जाएगा आपके यदि s ग्रेटर को 0 कर देंगे तो mod x हो जाएगा x मतलब हो जाएगा 0 और यदि x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x। यानी अब आपको यहाँ ग्राफ बनाना है दोनों का बाउंडेड एरिया। तो यहाँ तो 0 आ रहा है मतलब ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है y इक्वल टू mod x स्क्वायर बनाएं। तो देखिए ज़रा कैसा ग्राफ बनेगा इसका। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये अपवर्ड हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू लेस देन 0 बोल रहा है मतलब ये तो 0 हो गया आपके पास, ये 0 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे आपके पास लाइन मिलेगी, ये हो जाएगी, ये मिल जाएगा y इक्वल टू 2x। यानी हमें ये बाउंडेड एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले दोनों कर्व को सॉल्व कर लें, आपस में सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें। तो दिख भी रहा है भाई ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट आपको दिख भी रहा है कि ये पॉइंट मिल जाएगा -1 और -1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 0। तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर दें बाउंडेड एरिया में तो क्या हो जाएगा इसका ये एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा कितना होगा ये y इक्वल 2x एक्चुअली सॉरी जहाँ y इक्वल 2x है तो ये हो जाएगा -2 और -4, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -2। तो इसका एरिया क्या होगा फिर ये होगा -2 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर -2x और इंटू ये dx। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको मोड लेना पड़ेगा भाई, नेगेटिव एरिया आएगा ये तो -(x³/3) प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये लगा देंगे -2 से 0। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। तो इसका आंसर क्या हो, ये जी क्वेश्चन था ये 4/3। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा 4/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड BHBJO with and without meaning. If these words are written in the dictionary, what is the 50th word? यानी हमें यहाँ पे जो इसमें जो लेटर में जो वर्ड लेटर दिए हुए हैं इस वर्ड में ये क्या क्या दिए गए हैं BHBJO। तो पहले इसका हमको निकालना कि इसको डिक्शनरी में देखें तो इसका जो 50th वर्ड क्या होगा। तो पहले इसको हम अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो देखिए पहला वर्ड क्या आएगा, पहला B आएगा, फिर उसके बाद दूसरा भी B आएगा, फिर ये H होगा, फिर J होगा और H होगा। तो डिक्शनरी यदि हम स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड स्टार्ट होगा B से, तो B तो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो लेटर्स आपके पास यहाँ पे रीअरेंज होंगे ये हो जाएगा BHJO, और इसको यदि हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 टोटल वर्ड्स बनेंगे, यानी ये हो जाएगा 24। यानी 24 वर्ड तक जो भी लेटर बनेगा वो जो भी वर्ड बनेगा वो B से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम फिर देखते हैं H को फिक्स करते हैं, दूसरा H फिक्स करेंगे। तो जब हम H को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा ये BBJO। देखिए यहाँ B रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 टोटल वर्ड बनेंगे अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 12। लेकिन हमको 50th बनाना है, तभी हम कहाँ पहुँचे हैं 36 में पहुँचे हैं। तो अगला लेटर देखते हैं, अगला वर्ड बनेगा किससे स्टार्ट होगा, J से स्टार्ट होगा। जब ये J से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो आपके पास ये अरेंज होंगे क्या क्या होंगे BB और HO हो जाएगा।
यहाँ भी देखें बी रिपीट हो रहा है, तो इसके जो लेटर वर्ड बनेंगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी हो जाएंगे आपके 12। अब यहाँ पे आप देखें कि टोटल इसको यदि हम अरेंज करें, देखें तो ये 48 जो रैंक होगी वो जे से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा 50th वर्ड, तो इसका जो 50th वर्ड होगा ये बन जाएगा आपका, यानी 50th पहले 48 तक तो ये हो गया। अब इसका जो 49th रैंक होगा वर्ड का, 49th रैंक होगा, ये किससे स्टार्ट होगा? ओ से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ओ के बाद फिर आएगा बी और एच और जी, तो ये जो वर्ड होगा ये होगा 49th रैंक, और 50th रैंक होगी आपके पास। अब रीअरेंज करो इसको, तो ये जे एच आपस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ओ बी जे और एच, तो ये हो जाएगा आपका 50th वर्ड, यही आंसर होगा। ये हो जाएगा ओ बी जे एच, यानी फिफ्थ का आंसर थर्ड होगा। लेट a इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस के एंड b इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 2k and C be the any vector such that C plus I cross A plus B plus I equal to A cross C plus I or A dot C equal to minus 29, then the value of C dot minus 2i plus j plus k की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ सबसे पहले हमें वेक्टर C निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में दिया हुआ है C प्लस आई क्रॉस A प्लस B प्लस आई इक्वल टू A क्रॉस C प्लस आई। तो देखो C प्लस आई यहाँ भी दिया है, C प्लस आई यहाँ भी दिया है, तो इसको हम एक नया कोई वेक्टर मान लें कि मान लें यहाँ पे लेट वेक्टर P इक्वल टू C प्लस आई, इसको अलग मान लें, और एक वेक्टर मान लें कि A प्लस बी प्लस आई, ये इक्वल टू मान लें वेक्टर V। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे P क्रॉस वेक्टर V, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर V इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अब इसको अरेंज कर लें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर V माइनस A क्रॉस वेक्टर P इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें तो ये जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर V प्लस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ वेक्टर P हम कॉमन ले सकते हैं, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर V प्लस वेक्टर A इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब कि वेक्टर P एंड वेक्टर V प्लस A ये दोनों ये होते हैं बोथ आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर P इक्वल टू यहाँ भी लिख सकते हैं हम लेमडा ऑफ वेक्टर V प्लस वेक्टर A। तो वेक्टर P कितना दिया है? ये दिया है C प्लस आई, वेक्टर C प्लस आई इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे वेक्टर V की वैल्यू पुट कर दें। वेक्टर V दिया हुआ है 5i प्लस 3j प्लस k, और वेक्टर A जो गिवन है 2i प्लस 5j माइनस की वैल्यू पुट कर दें। 2i प्लस 5j माइनस k, तो यहाँ देखें यहाँ पे k और k दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे वेक्टर C प्लस वेक्टर I इक्वल टू लेमडा ऑफ ये हो गया आपका 7i प्लस 8j। ये हो गई किसकी वैल्यू? हो गई C प्लस आई इक्वल टू लेमडा 7i प्लस 8j। अब यहाँ क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया है, A डॉट C इक्वल टू माइनस 29 दिया हुआ है और C डॉट माइनस 2i प्लस j प्लस k हमें निकालना है। तो C डॉट A लाने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लें? टेकिंग बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट ऑफ A। नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ A विथ वेक्टर A, तो ये हो जाएगा C प्लस आई डॉट प्रोडक्ट विथ A इक्वल टू लेमडा
यहाँ हो जाएगा 7i प्लस 8j डॉट प्रोडक्ट विथ ए। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जाएगा c प्लस ए, c डॉट ए सॉरी, ये हो जाएगा आपका c डॉट ए प्लस i डॉट ए इक्वल टू लैम्डा 7i प्लस 8j और a की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वेक्टर a कितना दिया है 2i प्लस 5j माइनस के, और अब यहाँ देखें कि a डॉट c की वैल्यू दिया हुआ है -29, और i डॉट a करेंगे तो देखें यहाँ पे वेक्टर a के साथ डॉट i करेंगे तो बाकी j के सब 0 हो जाएगा, सिर्फ आएगा 2, तो a डॉट i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने तो हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा ये 40, तो -27 इक्वल टू 54 लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू आ गया ये -1/2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी -1/2 आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। कितना दिया है ये c प्लस आई इक्वल टू ये है लैम्डा 7i प्लस 8j, यहाँ पे हम लैम्डा को पुट करते हैं -12, तो c प्लस आई इक्वल टू -12 7i प्लस 8j। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वेक्टर c इक्वल टू -7/2i -4j और ये हो जाएगा -i, तो वेक्टर c इक्वल टू हो जाएगा -9/2i -4j। ये हो गया वेक्टर c। अब यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है c डॉट 2i माइनस प्लस j प्लस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा -9/2i -4j विद डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j प्लस k, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 9, ये -2i है यहाँ पे, देखें 2i के -2i है, ये -2i है ये, तो यहाँ पे -2i है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा -4, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये 5 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा 6 का वो 5 यानी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी लेट mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू 3 and a इक्वल टू b क्रॉस c and alpha which belongs to 0 pi by 3 is the angle between b and c, then the minimum value of 27c minus a का स्क्वायर। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे यदि a और b दिया इसका हमें यूज़ कर लें तो यहाँ दोनों तरफ मॉड ले लें पहले, तो a इक्वल टू b क्रॉस c, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b क्रॉस c, तो b क्रॉस c की डेफिनेशन लगा दें क्योंकि इनके बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c साइन अल्फा, क्योंकि बिकॉज अल्फा जो दिया हुआ है एंगल b और c के बीच में, तो मॉड ऑफ a इक्वल दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ b इक्वल दिया हुआ है 3, तो मॉड ऑफ c हम निकाल लेंगे और ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। यहाँ से मॉड ऑफ c निकाल लें तो मॉड ऑफ c इक्वल टू हो जाएगा ये 2/3 और ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा। और यहाँ देखें भाई अल्फ़ा कहाँ पे लाई कर रहा है, अल्फ़ा लाई कर रहा है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 से π/3, तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब हमें निकालना c माइनस a के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो पहले इसको भी हम सॉल्व करें थोड़ा कि भाई c माइनस a का स्क्वायर, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट c। अब a डॉट c निकालने के लिए हमें गिवन है a वेक्टर a इक्वल टू b क्रॉस c, ये दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल टू b क्रॉस c, तो हम दोनों तरफ ले लें डॉट प्रोडक्ट विद c ले लें, तो a डॉट c
इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट सी, यानी ये हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी सी, यानी ये वैल्यू हो गई 0, यानी ए डॉट सी इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे इसको पुट कर दें तो 0 हो गया यहाँ पे। तो मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए 2 दिया तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, यानी मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तब यहाँ में अब हमें यदि यहाँ में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर, यानी हमें इनडायरेक्टली मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ देखें मॉड ऑफ सी कितना दिया है, यहाँ से ये दिया है 2/3 कोसेक अल्फ़ा। मॉड ऑफ सी यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 कोसेक अल्फ़ा, ये दिया है मॉड ऑफ सी। अब यहाँ पे कोसेक अल्फ़ा कहाँ पे लाई कर रहा है, अल्फ़ा लाई कर रहा है 0 और π/3 के बीच में। तो कोसेक जो होता है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि कोसेक 0 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू कोसेक π/3। तो कोसेक 0 तो यहाँ पे देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/√3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो मिनिमम ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम निकालना है हम, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ सी इक्वल टू सी कितना दिया है, ये दिया है 2/3 और ये दिया है कोसेक अल्फ़ा। कोसेक अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा ये 4/3√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ सी इक्वल टू 4/3√3। तो हमें एक्चुअली निकालना है मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपने अपना अभी हमने देखा कि मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मिनिमम ऑफ सी स्क्वायर, मतलब इसकी दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट कर दें। मॉड ऑफ सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये है 4/3√3 का स्क्वायर और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16/27 प्लस 4, ये होगी मिनिमम वैल्यू। और लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है आपका 27 इंटू सी माइनस ए के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 27 मिनिमम ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27 इंटू 16/27 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा एलसीएम आएगा 27, ये हो जाएगा 16 प्लस 108, यानी ये हो गया कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये हो गया 124, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये होगा 124। 7 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, let A and B, A1 -1 1 B2 3 be the 2 points and P be a variable point above the line AB such that the area of triangle PAB equal 10. If the locus of the point P is AX plus BY equal to 15, then find the value of 5A plus 2B. यानी आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट A और B दिया है, तो ये है -1 और 1, तो एक पॉइंट यहाँ ले लें हम, A पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 1, और यहाँ पे B पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ले लिया 2 और 3, तो ये दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट AB। एंड बी द 2 पॉइंट एंड P बी द वेरिएबल पॉइंट अबव द लाइन AB के अबव एक पॉइंट ले लें यहाँ पे P, इसका लोकस बोल रहा है तो इसको हम मान लेते हैं H और K।
तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल PAB। अब ट्रायंगल PAB का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल दिया है 10, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2। फार्मूला मालूम है हमको, x1y1 x2y2 x3y3 और 1 1 1। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं h k और ये 1 हो जाएगा, -1 1 और 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 और ये 1, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा h 1 -3 -k -1 -2 और +1 -3 -2, ये इक्वल हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आएगा -2h, ये हो जाएगा +3k -5 इक्वल टू 20। तो -2h + 3k इक्वल टू 25। यानी यहाँ पे इसका जो लोकस आ गया, लोकस ऑफ P ऑन लाइन AB, ये मिल गया आपको -2x + 3y इक्वल टू 25। अब एक चीज़ तो आ गई, लेकिन आपके पास जो लोकस यहाँ गिवन है वो क्या दिया है, ax + by इक्वल टू 15। तो इससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। गिवन लोकस है ax + by इक्वल टू 15, ये हमारे पास गिवन लोकस है। तो पहले हम क्या करें, इसको अरेंज करें इस फॉर्म में। तो अरेंज करने के लिए तो पहले इसको 25 से डिवाइड करते हैं, तो -2/25 × x + 3/25 y इक्वल टू, ये हो गया 1। अब यहाँ 15 लाना है, तो नाउ मल्टीप्लाई इन 15 इन बोथ साइड, तो जाएगा 15 × -2/25x + 15 × 3/25y इक्वल टू हो जाएगा ये 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा ये किससे होगा, ये 3 से और ये 5 से। यहाँ देखेंगे ये भी 3 होगा, ये भी 5 हो गया, यानी हो गया -6/5x + 9/5y इक्वल टू 15। ये आपके पास मिल गया। अब इस हम कंपेयर कर लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ax + by इक्वल 15, तो a इक्वल टू मिल गया, a इक्वल टू -6/5 और b मिल गया 9/5। तो 5a हमें वैल्यू पूछा, तो 5a इक्वल टू हो गया ये 5a इक्वल टू मिल गया -6 और यहाँ पे 5b इक्वल टू मिल गया ये 9। अब वैल्यू क्या पूछा है ये, अब यहाँ देखें 5a प्लस, यहाँ वैल्यू पूछा है 5a + 2b की, 5a + 2b। तो 5a तो आपके पास मिल गया -6 और 2b करेंगे तो यहाँ पे 2b कितना मिल जाएगा, 2b इक्वल हो जाएगा ये 18/5 और दोनों का सम पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 5a + 2b इक्वल टू -6 + 18/5। तो हो जाएगा -30 + 18/5, यानी ये हो गया -12/5। तो इसका आंसर कितना आएगा, -12/5 आएगा, यानी ये आ रहा है 8 का आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट, बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 8 5 7 इन द लाइन x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल z - 2/5, देन अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू। यानी हमारे पास यहाँ पे एक लाइन गिवन है, हम लाइन मान लेते हैं, लाइन ए गिवन आपके पास, और यहाँ पे पॉइंट ए आपके पास और इसकी इमेज यहाँ पे गिवन है, इसकी इमेज मान लेते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे आपके पास ए है, ये पॉइंट दिया हुआ है 8 5 और 7 और इसकी इमेज मान लेते हैं ए डैश, ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा और गामा। अब यहाँ पे आपके पास, तो हम पहले एक काम करते हैं,
यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं पॉइंट M है ये, तो इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन L हम मानते हैं, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 5 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट ऑन द लाइन है। अब ये जो लाइन दिया हुआ है ये पर्टिकुलर 1 माइनस 1 और 2 से पास हो रहा है, और ये जो है वो इसके डायरेक्शंस क्या दिए हैं, इसके डायरेक्शन दिए हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये इस लाइन के क्या दिए हैं, डायरेक्शन दिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले इसके डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AM निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AM, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 8, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये आपके पास डायरेक्शन ऐसे हो गए। और यहाँ पे मालूम है कि AM जो है ये परपेंडिकुलर टू क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस ऑफ द लाइन, यानी ये है परपेंडिकुलर टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आपका AM डॉट 2i प्लस 3j प्लस 5k इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें भाई, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना होगा 2i 2 लैम्डा माइनस 7i प्लस 3 लैम्डा माइनस 6j और प्लस 5 लैम्डा माइनस 5k। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 इंटू 5, ये इक्वल 0। तो 4 लैम्डा माइनस 14 प्लस 9 लैम्डा माइनस 18 प्लस 25 लैम्डा माइनस 30, ये 30 नहीं, ये 25 हो जाएगा। 25 इक्वल 0 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 38 लैम्डा इक्वल टू 57। तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा 57/38, यानी यहाँ पे फाइनली लैम्डा मिल जाएगा आपको 3/2। जब लैम्डा 3/2 मिल गया तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं। पॉइंट M कितना था, पॉइंट M था यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 3/2 पुट करें तो पॉइंट M यहाँ मिल जाएगा 4, 7/2 और 19/2। ये पॉइंट M यहाँ पे मिल गया। अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अब ये M के पॉइंट मिल गए, यानी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट A मिला है। ये A पॉइंट कितना था, A पॉइंट था 8, 5 और 7, और यहाँ पे ये M मिड पॉइंट, यहाँ पे ये M मिल गया तो ये हो जाएगा 4, 7/2 और 19/2। और ये इसका जो इमेज था A डैश, ये अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से हम अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेते हैं, यानी हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 8/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 0। बीटा प्लस 5/2 इक्वल टू ये हो गया 7/2। तो 7/2 मतलब यहाँ पे आपके पास बीटा इक्वल टू आ गया 2, और गामा प्लस 7/2 इक्वल टू ये आया है 19/2। तो गामा इक्वल टू आ गया ये 12। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, तीनों का सम करना था। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 0 प्लस 2 प्लस 12,
यहाँ टोटल कितना आएगा, सब का सब आएगा 14। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा आपका 14। तो 9th का आंसर 14 होगा। कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 5√3 बाई x प्लस 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 पावर 12 इज अल्फा 2⁸ 5 5th रूट ऑफ 3 देन 25 अल्फा आपको निकालना है। यानी हमें इस एक्सपेंशन का कांस्टेंट टर्म पहले फाइंड करना है। तो पहले इसमें हम आरएच टर्म लिख लें या फिर इसको अरेंज कर लें पहले परफेक्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, ये 5√3 है तो ये जाएगा 3 पावर 1/5 बाई x प्लस 2x अपॉन 5 पावर 1/3 की पावर x। अब इसका आरएच टर्म लिख लें। तो क्या होता है आरएच टर्म? आरएच टर्म आपको मालूम है कि भाई x प्लस a पावर n का आरएच टर्म होता है TR+1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r x रेज टू पावर r और a की पावर n-r, या फिर यहाँ पे हम कर लें NCR x की पावर n-r और ये जाएगा a की पावर r। तो इसका जनरल टर्म लिखें यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा TR+1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ये पावर x नहीं है, पावर यहाँ पे 12 है, तो जाएगा 12 कॉम्बिनेशन r 3 पावर 1/5 बाई x की पावर 12-r इंटू 2x अपॉन 5 पावर 1/3 की पावर r। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 12 कॉम्बिनेशन r 3⁻² 12-r अपॉन 5 अपॉन x⁻² 12-r और ये जाएगा 2⁻r x⁻r अपॉन 5⁻r/3। अब इसको x की पावर को अरेंज कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 कॉम्बिनेशन r 3⁻12 - r अपॉन 5 अपॉन 5⁻r/3 इंटू 2 की पावर r और x की पावर r को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा x की पावर r, यहाँ हो जाएगा -r और ये हो जाएगा +r। तो यहाँ पे टोटल इसको अरेंज करें तो कांस्टेंट टर्म मतलब ये होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये हमें 0 करना पड़ेगा, तो इसको हम 0 कर दें। तो जब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट पावर ऑफ x की पावर r-12 प्लस r को हम 0 कर दें तो यहाँ मिल जाएगा r-12 प्लस r इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ये r इक्वल टू 6। तो r इक्वल टू 6 होगा तभी ये आपके पास इसका कांस्टेंट टर्म आएगा। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम r इक्वल टू 6 यहाँ पे TR+1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r+1 मतलब हो जाएगा T7 इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन 6 3⁻12 - 6 बाय 5 2⁻6 अपॉन 5⁻6/3। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है ये दिया हुआ है अल्फ़ा 2⁸8 इंटू क्यूब 5th रूट ऑफ 3। तो ये इसको हम इक्वेट कर दें यहाँ पे, ये इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा 2⁸8 इंटू 3 पावर 1/5। अब इसको ज़रा रीअरेंज करके इसको सॉल्व करें तो 12c6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ हो जाएगा 3 पावर, ये हो जाएगा 6/5, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 की पावर 6/2 है तो यहाँ हम कर देते हैं डायरेक्टली 25। ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2⁸8 और ये जाएगा 3 पावर 1/5। इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा आपका 2 और 6 मिलकर 12 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 5 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बचा आपके पास 11 इंटू बचा ये 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 25 इंटू, इसको ले सकते हैं हम 3 की पावर जो 6/5 हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा 2⁸ 3 की पावर 1/5। अब यहाँ पे देखेंगे 3 पावर 1/5 और 3 पावर 1/5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 6 2 की पावर 2 मिल गई, 2 की पावर 8 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये 11 इंटू ये हो गया 21 इंटू 3 अपॉन 25 इक्वल टू बचा अल्फ़ा, और ये हो गया आपका 33 इंटू 21 इक्वल टू हो गया 25 अल्फ़ा, और 25 अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया ये 693। तो ये आपके पास जो इसका आंसर है ये 693 आंसर, क्योंकि 25 अल्फ़ा ही पूछा है, ये 693 यानी आपका 3, थर्ड का आंसर क्या होगा 3 होगा।